बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नर्वस कोऑर्डिनेशन में अब लास्ट जो हमने डिस्कस किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, एलिमेंट्स के बारे में, रिसेप्टर, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। अब हमने नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगले टॉपिक की तरफ आना है, दैट इज़ व्हाट नर्व इम्पल्स। देखिए नर्व इम्पल्स है क्या, सबसे पहले देखिए नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को मुख्तलिफ अंदाज से डिफ़ाइन किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि इसकी डेफिनेशन इस तरह से हम कर सकते हैं कि वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल changes, a wave of electrochemical changes which travels along the length of neuron involving chemical reactions and exchange of ions across the neuron membrane। तो ये स्टूडेंट्स एक प्रिसाइज डेफिनेशन है आपके सामने। अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस which travels along the length of neuron involving chemical reactions and exchange of ions across the neuron membrane और cell membrane और न्यूरोलीमा, एक ही बात है। तो इसे हम क्या कहते हैं, नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस क्या होता है और ये इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के ये समझने के लिए नर्व इम्पल्स को, सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट आपको जाननी है वो क्या है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में देखें कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ मेजर। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द capacity to do electrical work, to do electrical work। electrical potential basically क्या है? It's a measure of capacity to do electrical work। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये इलेक्ट्रिकल वर्क जो हम कह रहे हैं ना कि मेजर ऑफ द कैपेसिटी, इट रिप्रेजेंट्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी को जाहिर करता है which is manifested, जो अपने आप को जाहिर करती है ड्यूरिंग, किस दौरान मैनिफेस्ट करती है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये हमने बताया है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। और ये अपने आप को कहाँ पे जाहिर करता है? स्टोर्ड एनर्जी विच इज मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द separation of charges
during the separation of charges across a barrier, across a barrier। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाता है। इसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, अ टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी को ज़ाहिर करेगा, जो अपने आप को ज़ाहिर करती है सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द बैरियर। अब आप देखिए इन केस ऑफ न्यूरॉन क्या होगा, इन केस ऑफ न्यूरॉन के केस में क्या होगा कि इसमें आपने बताना होगा तो ये जो चेंज है, ये क्या है, ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस क्या हैं स्टूडेंट्स, ये चेंजेस बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस है। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस है। एंड सेपरेटेड बैरियर इसमें क्या है, एंड सेपरेटेड बैरियर के बारे में आपको पता हो कि यहाँ पे सेपरेटेड बैरियर क्या होगा। सेपरेट बैरियर जो होगा याद रखिएगा ये क्या होगी, ये इसकी द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, बैरियर क्या होगा, द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। इन केस ऑफ न्यूरॉन द चार्जेस क्या है, इसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस हमने कहा था ना, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस होती है। और सेपरेटेड बैरियर इसमें क्या होगा, द न्यूरॉन मेम्ब्रेन होगी। तो लिहाजा अब हमने ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में हमें पता चला, लेकिन हमने यहाँ पे बताया कि ये जो बैरियर यहाँ पे हमने शो किया है सेपरेशन ऑफ चार्जेस को जो जाहिर कर रहा है, इन केस ऑफ न्यूरॉन क्या है, बैरियर क्या है, यहाँ पे न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। तो लिहाजा इसी से स्टूडेंट आपको किस चीज़ का पता चलता है, इससे पता चलता है आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में कि व्हाट इज़ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जब पता चल जाए तो फिर आप किसका बताते हो, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा कि द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यही जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल था जो कि एग्जिस्ट करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, यही न्यूरॉन मेम्ब्रेन। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि एग्जिस्ट करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसे आप क्या कहोगे, इट इज कॉल्ड व्हाट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे। तो दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये बेसिकली क्या होता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, इट्स अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। ये किसको जाहिर करता है, एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी को, जो कि किस सूरत में होती है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस की सूरत में होती है अक्रॉस अ बैरियर। अगर न्यूरॉन के केस में देखेंगे तो ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस हैं, और इनके लिए सेपरेशन बैरियर क्या है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन होती है। तो इसी से फिर इसीलिए हम बताते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हो गया, और ये क्या, इसके इसी से हम क्या डिराइव करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्योंकि यहाँ पे बैरियर क्या है, ये इसमें याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन है, न्यूरोलीमा है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इज नोन एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हो। अब ये आपको पता हो कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये कितनी तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स आर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। इसकी कितनी टाइप्स है, टू टाइप्स है। अब टू टाइप्स कौन कौन सी हैं, इनके बारे में आपको पता हो कि टू टाइप्स में आपको पता हो, एक होती है इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दूसरी इसकी क्या होती है इसमें एक्शन और एक्टिव भी पढ़ते हैं इसको, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इस तरह ये AMP, इसको एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी पढ़ते हैं, इसको एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी, इसको इस सिंपल एक्शन पोटेंशियल और इसको सिंपल रेस्टिंग पोटेंशियल भी पढ़ा जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक ही बात है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक ही बात है, एक्शन पोटेंशियल भी एक ही बात है। तो ये आपको क्लियर होता है, दिस आर टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने किसको देखना है, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, इसके बारे में आपको पता हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये क्या है। कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है बेसिकली आपको पता हो कि जब टिपिकल न्यूरॉन जो होता है ना, वो क्या होता है एट रेस्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बता रहे हैं कि कब होता है कि जब टिपिकल न्यूरॉन इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, रेस्ट का मतलब किसी किस्म की कोई नर्व इम्पल्स इसमें से नहीं गुजर रही, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्टेट है। ये क्या होगा बेसिकली, नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन है। ओके, तो ये टिपिकल न्यूरॉन जब ये रेस्ट की कंडीशन में होता है, तो याद रखिएगा कि मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली, ये क्या होता है, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन। ये इसको हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे। अब इस वक्त जो नेट डिफरेंस ऑफ चार्ज होगा बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, इसको आप क्या नाम दोगे, इट इज कॉल्ड व्हाट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी द नेट डिफरेंस, जो नेट डिफरेंस होगा किस में, इन चार्ज, नेट डिफरेंस इन चार्ज बिटवीन इनर एंड आउटर, इनर एंड आउटर सरफेस, इनर एंड आउटर सरफेस, इनर एंड आउटर किसकी, ऑफ आ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन में क्या होगा, जो नेट डिफरेंस इन चार्ज होगा बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन, इसको क्या कहोगे, इज कॉल्ड व्हाट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम दोगे। इस तरह से जाहिर कर सकते हो इसको स्टूडेंट्स। ये देखें हम सिंपल सा शो कर रहे हैं, ये क्या है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट है किस चीज़ का, न्यूरॉन है, ये मेम्ब्रेन है न्यूरोलीमा, ये इसका आउटसाइड है, ये इसका इनसाइड है। ठीक है जी, बाहर क्या होता है फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है। तो आउटसाइड ये क्या होगा, इट्स मोर पॉजिटिव देन इनसाइड विच इज नेगेटिवली चार्ज। इसको क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देंगे। अब स्टूडेंट ये तो हमें पता चल गया कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है क्या। अब आपको ये बताना होगा कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो हमने इसको सिस्टमेटिकली लेकर चलना है और बताएंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं हम
के फैक्टर्स इन्वॉल्व, फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मेजर फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे कि मेजर फैक्टर जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी मेजर फैक्टर्स इन्वॉल्व इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहले आपने किसका रेफरेंस देना है कि सोडियम एंड पोटाशियम आयंस का, यानी इसमें किसका रेफरेंस दे रहे हैं हम, सोडियम एंड पोटाशियम आयंस का रेफरेंस हमें देना है सबसे पहले। अब देखिए कि सोडियम एंड पोटाशियम आयंस जो होते हैं इसमें एक जनरल देखें कि एक तो आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सराउंडिंग फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, और अंदर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म। इसमें कई किस्म के क्या होते हैं, मैनी काइंड्स ऑफ आयंस प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस आर देयर। तो याद रखना यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ आयंस प्रेजेंट वेयर इन द सराउंडिंग मीडियम एज वेल एज इन द cytoplasm, sodium and potassium ions are most important। तो याद रखिएगा कि सिर्फ सोडियम और पोटाशियम आयन नहीं, इसका मतलब और भी बहुत से आयंस हैं। कहाँ पे, सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड में और अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म में मैनी काइंड्स ऑफ आयंस हैं, लेकिन इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, दीज आर सोडियम एंड पोटाशियम आयंस आर, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा अहम होते हैं सोडियम एंड पोटाशियम आयन। अब इनकी कंसंट्रेशन के बारे में जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले सोडियम आयंस की बात करेंगे कि सोडियम आयंस जो हैं, सोडियम आयंस, ये सोडियम आयंस जो होते हैं ये 10 फोल्ड्स ग्रेटर, 10 फोल्ड्स ग्रेटर भी कह सकते हैं आप, हायर भी कह सकते हैं। हायर किस में होते हैं, इन कंसंट्रेशन, सोडियम आयंस आर 10 फोल्ड्स ग्रेटर और हायर इन कंसंट्रेशन होते हैं आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन। पहली किसकी बात हो गई, सोडियम आयंस की, ठीक है जी। फिर इसके बाद आपने किसका रेफरेंस देना है, नेक्स्ट पोटाशियम आयन के बारे में बताएंगे। पोटाशियम आयंस, पोटाशियम आयंस ये भी देखें पॉजिटिव आयंस हैं, तो ये पोटाशियम आयंस जो हैं इनके बारे में आपको पता हो कि ये क्या होते हैं, आर 20 टाइम्स मोर कंसनट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये 20 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये देखिए यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, आप गौर करें। ये पॉइंट्स होते हैं बड़े अहम होते हैं जिनके बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये देखिए हमने कितना दिया इसमें, 20 टाइम्स। नेशनल बुक फाउंडेशन में आपने क्या पढ़ा इसमें, 30 टाइम्स। यहाँ पे क्या दिया, 20 टाइम्स। तो आपने किसको फॉलो करना है, यूएचएस पॉइंट ऑफ व्यू से 20 टाइम्स को फॉलो करना है। तो सोडियम पोटाशियम आयंस होते हैं इसमें 20 टाइम मोर कंसनट्रेटेड होते हैं आउट्स, कहाँ पे, इनसाइड देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, ये होता है। अब उसके बाद इसमें जब ये आयंस की बात हो जाती है, किसकी, सोडियम पोटाशियम आयंस, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। पहले हम इसकी मूवमेंट की भी बात करनी है हमें, इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है वो भी हमने थोड़ा सा इसको स्केच भी इसका हमने साथ साथ शो करना है। अब हमने ये देखिए इसमें हमने बता दिया ना कि ये सोडियम पोटाशियम आयन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आउटसाइड एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन। अब आपने साथ ही बताना होगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि हम बता रहे हैं, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम, इसमें एक्टिव सोडियम एंड पोटाशियम पंप के बारे में, एक्टिव सोडियम
पोटाशियम पंप, इसके बारे में अब हमने बताना है। ओके, एक्टिव सोडियम पोटाशियम आयन पंप के बारे में हमने क्या बताना है वो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, कि इसमें क्या बताएंगे कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं इनमें बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव सोडियम पोटाशियम पंप्स पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? इनकी मेम्ब्रेन में। तो लिहाज सकते हम कह सकते हैं कि ऑल द न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं हैव, इसमें क्या होता है, इनमें वेरी एक्टिव, बहुत ही एक्टिव क्या होते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स पाए जाते हैं। इसमें सोडियम एंड पोटाशियम पंप्स पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं पता होगा आपको, जाहिर सी बात है, इन द सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप न्यूरोलीमा का नाम देते हैं। अब क्या होता है कि इसमें विद हेल्प ऑफ एनर्जी क्या होगा, विद हेल्प ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, यानी आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली फ्रॉम ATP। ATP कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP, ये पंप्स जो होते हैं, ये जो अभी हमने बताया पंप्स के बारे में, कि दीज पंप्स, सोडियम पोटाशियम पंप जिसको हम कह रहे हैं, दीज पंप्स, ये सोडियम पोटाशियम पंप की बात होगी। दीज पंप्स ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट एंड पोटाशियम इनटू द सेल। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम आउट, यानी इस तरह एरो से शो कर सकते हैं आउट, और इसी तरह से एंड पोटाशियम, ये पोटाशियम के बारे में क्या बताएंगे, इनटू द सेल। तो अब ये जो इनकी मूवमेंट होगी, हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, इनकी मूवमेंट जो होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। सो ये बोथ जो होंगे, बोथ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मुराद एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, इनकी मूवमेंट होगी। यानी इसमें जो आपने याद रखने वाली बात है वो क्या होगी, यानी फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयंस, फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयंस, हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, फॉर एवरी 2 पोटाशियम आयंस जो कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ पे, इनवर्ड, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इनवर्ड, अंदर की तरफ आते हैं, ठीक है जी। 3 सोडियम आयंस, कितने, 3 सोडियम आयंस, ये 2 थे, ये क्या है, 3 सोडियम आयंस, ये क्या होंगे, पम्प्ड आउट, यानी 2 पोटाशियम आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं इनवर्ड, और 3 सोडियम आयंस एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पे, पम्प आउट, यानी बाहर निकलते हैं। दोनों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि सोडियम आयन 10 फोल्ड हायर कंसंट्रेशन कहाँ, आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटसाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसके इनसाइड कम है, तो लिहाजा सोडियम आयन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड पंप आउट हो रहे हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। इसी तरह से पोटाशियम आयन 20 टाइम्स मोर कंसंट्रेटेड इनसाइड देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। फॉर एवरी 2 क्या होता है, 2 पोटेशियम आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनवर्ड हमने पहले बताया कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो फ्रॉम लोअर टू हायर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट किसकी होगी, पोटाशियम आयंस की होगी। तो लिहाजा ये भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू इसका क्लियर होना चाहिए कि ये किस तरह से मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है। साथ साथ आपको ये भी पता हो कि ये जो मूवमेंट्स ऑफ आयंस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं लिहाजा इनसाइड क्या हो जाएगा इसकी वजह से, इनसाइड मोर नेगेटिव देन आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।
इनसाइड जो होगा ये क्या होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा किसके मुकाबले में, देन आउटसाइड के मुकाबले में, आउटसाइड किसके, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, जो कि क्या हो जाएगी, दैट बिकम इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, इट विल बिकम मोर इनसाइड मोर नेगेटिव, देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो कि क्या होगी, मोर पॉजिटिव हो जाएगी, मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है जी। आउटसाइड देन इनसाइड द मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है जी। इनसाइड क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, आउटसाइड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकली क्या हो रहा है, मोर पॉजिटिव हो रहा है, देन इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो ये हम किसके हवाले से बताया, एक्टिव सोडियम पोटेशियम आयन पंप के हवाले से, कि इनका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि हम ऑलरेडी बता रहे हैं कि ऑलरेडी मोर पॉजिटिव इनसाइड क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। साथ साथ स्टूडेंट एक और चीज़ आपने बतानी होगी कि इसमें और दो चीज़ें आ जाती हैं, एक और इसमें नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस का रेफरेंस देना है, और फिर आपने इसमें लीकेज और पोटेशियम आयन का भी रेफरेंस हम इसमें देंगे। तो सबसे पहले देखें कि इसमें हमें किसका बताना है, कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, मुख्तलिफ़ किस्म के नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इसमें देते हो नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस में एग्जांपल किसकी आ जाएगी आपके सामने, इसमें एग्जांपल आप दे सकते हो प्रोटीन्स की एग्जांपल दे सकते हो, इसमें ऑर्गेनिक एसिड्स की एग्जांपल दे सकते हो। प्रोटीन के अलावा इसमें ओवरऑल इनके क्या होते हैं, अमाइनो एसिड भी होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं। इसी तरह से ये न्यूक्लिक एसिड की जब बात करो तो उस पर किसका रेफरेंस दोगे, आरएनए वगैरह का एक्सेट्रा, ये सारे क्या नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो लिहाजा इन नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस इनके बारे में आपको पता हो कि दीज नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस मच मोर इनसाइड देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ये क्या होते हैं, ये मच मोर इनसाइड देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। कौन से, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, सही। और आउटसाइड जो होते हैं आप कह सकते हो ना होने के बराबर होते हैं, यानी आउटसाइड ये क्या होते हैं, ये नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, नेग्लिजिबल इनकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो ये क्या बनाएगा, इनसाइड मेम्ब्रेन को क्या बनाएगा, इनसाइड द मेम्ब्रेन विल बिकम मोर नेगेटिव। इसकी वजह से क्या होगा कि इनसाइड द मेम्ब्रेन ये क्या होगा, दैट इज मोर नेगेटिव। ये भी किसकी वजह से, ये फिर आपके इसमें कौन सा इसमें फैक्टर आ गया, ये आपने नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस का रेफरेंस दे देते। फिर उसके बाद इसमें एक लास्ट फैक्टर रह जाता है, लास्ट जो इसमें फैक्टर आ जाता है वो क्या है, इसमें लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस, लीकेज किस चीज़ का, पोटेशियम आयंस का, कहाँ से, फ्रॉम द न्यूरॉन मेम्ब्रेन। तो लिहाजा सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये ऑलमोस्ट, ये भी अहम पॉइंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ऑलमोस्ट इम्परमिएबल होती है टू ऑल आयंस। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है किस चीज़ की, न्यूरॉन की, इज ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू ऑल आयंस। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये इम्परमिएबल होती है टू ऑल आयंस एक्सेप्ट, सिवाय किसके, एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस, किसके अलावा,
पोटाशियम आयंस के अलावा, पोटाशियम आयंस के लिए, क्योंकि इसमें जो पोटाशियम आयन के लिए हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि ये जो मेम्ब्रेन है स्लाइटली परमिएबल होती है टू पोटाशियम आयन। ये क्या होती है? स्लाइटली परमिएबल टू पोटाशियम आयंस, लिहाजा हम कह सकते हैं सो इट लीक्स आउट, ये फिर क्या हो जाते हैं? लीक्स आउट ऑफ द सेल, ये सेल से लीक आउट हो जाते हैं। तो इस लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन की वजह से ये क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस लॉस ऑफ पॉजिटिव आयंस, पोटाशियम आयन क्या है? पॉजिटिव आयंस है। इस पॉजिटिव आयंस के लॉस होने की वजह से क्या होगा? ये जो लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन किस मैकेनिज्म के जरिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए या पैसिव ट्रांसपोर्ट? तो याद रखिएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होते हैं, यानी किसके जरिए होते हैं? दैट इज बाय डिफ्यूजन। ये लॉस ऑफ पॉजिटिव आयन जो हो रहा है डिफ्यूजन के जरिए हो रहा है। तो इनसाइड क्या होगा? बिकम मोर नेगेटिव। इसका रिजल्ट क्या होगा कि इनसाइड बिकम्स मोर व्हाट? नेगेटिव। इनसाइड और क्या हो जाएगा? और नेगेटिव होगा। किसके मुकाबले में? देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द मेम्ब्रेन के मुकाबले में। तो लिहाजा किसी किस्म की कंडक्शन हो रही है, नो रेस्टिंग कंडीशन है। हमने पहले बताया कि नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कोई कंडक्शन नर्व इम्पल्स की नहीं हो रही। तो लिहाजा अब न्यूरॉन के बारे में आपको पता हो, रिमेन्स इन एन कि किस सूरत में होगा स्टूडेंट्स? ये बेसिकली अनस्टिमुलेटेड स्टेट में होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो न्यूरॉन है, जब कोई कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स नहीं हो रही तो न्यूरॉन रिमेन्स, ये रिमेन्स किस में होगा? इन एन अनस्टिमुलेटेड ये होगा। और फिर क्या होगा? ये अनस्टिमुलेटेड अगर न्यूरॉन होगा तो इसको हम, इसकी स्टेट कौन सी कहलाएगी? टेक्निकली इसको क्या कहोगे? ये इसकी पोलराइज स्टेट कहलाती है। इसको आप क्या कहते हो? पोलराइज स्टेट का नाम देते हैं, पोलराइजेशन या पोलराइज स्टेट का नाम। यानी आउटसाइड क्या होती है? पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव हो तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है। तो इस वक्त रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे। ये कितना होगा? ऑफ -0.07 वोल्ट। ये क्या होगा? 0 माइनस नेगेटिव वैल्यू इसलिए देते हैं कि ये किस तरह से ले जाते हैं? डिफरेंस ऑफ चार्ज, इनसाइड जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी बेस पर आप क्या लेते हो? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल लेते हो। तो ये इसकी वैल्यू क्या बनती है? ये -0.07 वोल्ट, या फिर इसको और क्या कह सकते हो? ये -70 मिली वोल्ट भी कह सकते हो इसको, जो कि एग्जिस्ट करता है। ओके, दैट एग्जिस्ट। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू भी आपने याद रखनी है। इसको फिर हम आगे इसको डायग्राम के ज़रिए भी शो करते हैं। तो डायग्रामेटिकली साथ साथ हमने लेके चलना है स्टूडेंट। देखें कैसे हम मिसाल के तौर पर शो करते हैं क्या चीज़। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। ओके, मिसाल के तौर पर ये हमने शो किया। व्हाट इज़ दिस? ये हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब देखें ये इसमें क्या है? इसका ये आउटसाइड द न्यूरॉन है और ये क्या है स्टूडेंट? इनसाइड द न्यूरॉन है। ये इसका क्या है? आउटसाइड द न्यूरॉन है और ये इसका क्या है? इनसाइड द न्यूरॉन। ओके जी, और ये हमने क्या शो किया? व्हाट इज दिस? ये इसकी सेल
मेम्ब्रेन हमने ये शो किया। व्हाट इज दिस? सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। इस मेम्ब्रेन में आइंस की कंसंट्रेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से लेटर की सूरत में शो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये सोडियम को थोड़ा बड़ा करके शो कर दिया है, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है, इनसाइड यहाँ पे हम इसको यूँ छोटा करके शो करें, इसका मतलब यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। फिर दूसरी तरफ पोटाशियम आयंस जो है ये इसको हम बड़ा करके यहाँ शो करते हैं और यहाँ पे इसको हम छोटा करके शो करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे आउटसाइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनसाइड क्या है इसकी कंसंट्रेशन? आउटसाइड कम है, इनसाइड ज़्यादा है। सोडियम आयन आउटसाइड ज़्यादा है, इनसाइड क्या है इसकी कंसंट्रेशन कम है। तो लिहाजा पहले तो ये आपको आयंस के बारे में पता हो, ठीक है जी। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ये क्या चीज़ शो की जाती है? बेसिकली इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव कंसंट्रेशन। ये इसकी रिलेटिव कंसंट्रेशन हम यहाँ पे शो करें। इसी तरह से इनसाइड की तरफ आपको ये भी बताया गया था कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस जो है ना, ये भी यहाँ पे मौजूद है। हाई कंसंट्रेशन होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। इसी तरह से फिर इसमें कुछ हम सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में शो कर देते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने इस तरह से ये आपके पास ये चैनल हमने शो किया है। ये व्हाट इज़ दिस? ये प्रोटीन चैनल्स होते हैं, आपको पता है। ये हम क्या कहलाता है? ये सोडियम पोटाशियम, बेसिकली सोडियम पोटाशियम पंप कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये सोडियम पोटाशियम क्या है? पंप, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस का जहाँ तक ताल्लुक है वो आपको पहले बताया जा चुका है कि सोडियम आयंस जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बाहर जाता है, दे विल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये मूव करेंगे फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। कितने सोडियम आयंस जाएंगे ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सोडियम आयंस होते हैं, ये एक सोडियम आयन है और ये हमने साथ ही शो किया, ये क्या है? ये दूसरा सोडियम आयन है, पॉजिटिवली चार्ज। ये भी क्या है? पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयंस। और ये आपके पास सोडियम आयन, दो सोडियम आयंस बाहर जा रहे हैं। उसके मुकाबले में ये देखिए क्या चीज़ अंदर आ रहे हैं? पोटाशियम आयन अंदर की तरफ आ रहे हैं। पोटाशियम आयन आप यानी सोडियम आयंस कितने बाहर जाएंगे? हमने पहले इसमें सोडियम आयन याद रखिएगा कितने बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स? ये 3 बाहर जाएंगे, 1, 2 और 3। और उसके मुकाबले में अंदर कितने आ रहे हैं पोटाशियम आयन? वो आप देख सकते हैं 2 पोटाशियम आयन, एक ये हमने शो किया है और एक ये शो के अंदर आ रहे हैं। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? बाहर की तरफ, और कम पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हुआ कि 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, उसके मुकाबले में कितने आ रहे हैं? 2 पोटाशियम अंदर की तरफ आते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो। अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि आपको पहले बताया पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन कहाँ? इनसाइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो दे मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? आउटसाइड ज़्यादा है। दे मूव फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो ये भी फैक्टर आगे आपके सामने। नेगेटिव ऑर्गेनिक की बात हो गई। अब उसके बाद इसमें हमने एक और चीज़ बताई थी, लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन के बारे में। तो लिहाजा उसके लिए बाकायदा यहाँ पे अलग से क्या होते हैं, इसके रास्ते होते हैं। ये हम इसका रास्ता शो कर देते हैं इस तरह से। ये इसका रास्ता आगे किस चीज़ का? और ये पोटाशियम आयंस के लिए लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। तो लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस जो होगा ये इस तरीके से हम शो कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ जा रही है? व्हाट इज़ दिस? पोटाशियम आयन। तो ये कौन सा प्रोसेस है इसका? ये आपको पता हो, ये डिफ्यूजन की तरह एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। वजह से क्या होता है? ओवरऑल नेट क्या बन जाता है? ये हमने बताया था, न्यूरॉन रिमेन अनस्टिमुलेटेड है, पोलराइज स्टेट कहलाएगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? -70 मिली वोल्ट का होता है। बाकायदा इसको आप ऑसिलोस्कोप के ज़रिए इसको बाकायदा क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। ये इसका बाकायदा क्या होता है? इसकी रिकॉर्डिंग होती है। इसकी जो भी
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में वोल्टेज होती है। इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, बाकायदा इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब इसके लिए आपको पता है एनर्जी भी चाहिए। एनर्जी आपको मालूम हो कि कहाँ से मिलेगी। एंजाइम यहाँ पे कौन सा होगा, एटीपेज एंजाइम मौजूद होता है। एटीपेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये जो एटीपी होते हैं, ये एटीपी जो कि क्या है, व्हाट इज़ दिस, सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये किस में कन्वर्ट होंगे, ये कन्वर्ट होंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ये सारा ये हिस्सा है क्या, व्हाट इज़ दिस, ये सारा का सारा आपको पता है, ये इसका व्हाट इज़ दिस साइटोप्लाज्म। बाहर की तरफ इसका क्या होता है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपको आइडिया हुआ कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या सिचुएशन बिल्टअप होती है। तो अब उसके बाद स्टूडेंट हमने नेक्स्ट आना है, किसकी तरफ आना है, अब हम आएंगे किसकी तरफ, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए। तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल किस तरह से जनरेट होती है, तो इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए क्या कंडीशंस हैं, उनको हमने सिस्टमेटिकली लेकर आगे चलना है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसको और क्या कहेंगे, दैट इज डीपोलराइजेशन। ओके जी, सबसे पहले देखिए कि इसमें इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, देखिए। तो इसके लिए आपको पता हो स्टूडेंट्स के अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन कहता है अ नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड, नर्व impulse is initiated, a nerve impulse is initiated by a appropriate what stimulus, और इस स्टिमुलस को आपने ख़ास नाम देना होता है। दिस स्टिमुलस इज कॉल्ड व्हाट, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसको आप नाम दोगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का नाम दोगे, ये क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है। तो ये अंडर नॉर्मल कंडीशन नर्व इम्पल्स जो है ये इनिशिएट कैसे होती है, एप्रोप्रिएट स्टिमुलस के ज़रिए होती है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, थ्रेशोल्ड या एडिक्वेट स्टिमुलस का नाम पे देते हो। ओके, और अगर ये एक्शन पोटेंशियल को इनिशिएट ना कर पाए, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को इनिशिएट ना कर पाए, तो फिर इनएडिक्वेट थ्रेशोल्ड कहलाएगा। इनएडिक्वेट, तो एडिक्वेट वो होता है जो कि आप सोच लीजिए कि इसको ये पोलराइज स्टेट को क्या करेगा, वो डीपोलराइजेशन की तरफ ले जाए, यानी एक्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ ले जाए। दैट स्टिमुलस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का नाम देते हैं। ये जो बेसिकली कहाँ पे अप्लाई होता है, ये अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द न्यूरॉन, अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द न्यूरॉन। एक एंड जो होता है ना न्यूरॉन को कहते हैं, एंड इज रिजल्ट्स इन एंड इट रिजल्ट्स इन रिमार्केबल लोकलाइज्ड चेंज, रिमार्केबल लोकलाइज्ड, एक ही जगह पर जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड चेंज कहते हैं। किसमें, इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। लोकलाइज चेंज किस में आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आता है। यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको पता हो कि ये बेसिकली डिसअपियर होता है फॉर ब्रीफ इंस्टेंट, ये
disappeared for a brief, आप कह सकते हो इंसिडेंट, एक मुख्तसर से इंस्टेंट के लिए, लम्हे के लिए क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगा। क्या? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये होगा डिसअपियर हो जाता है। एंड रिप्लेस बाय एंड इज रिप्लेस्ड बाय एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ये क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। जो कि एक कह सकते हैं आप ये किस फॉर्म में होगा, विच इज इन दी फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स की सूरत में होगा, ये नर्व इम्पल्स की सूरत में होगा। इस दौरान क्या होता है, इस स्टेट में क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन सरफेस बिकम मोर पॉजिटिव, यानी इस केस में क्या होगा कि इनर मेम्ब्रेन सरफेस becomes more पॉजिटिव। नॉर्मली क्या थी, नेगेटिव होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड। किसके मुकाबले में? आउटसाइड के मुकाबले में, आउटसाइड द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन के मुकाबले में। तो ये भी आपको की पॉइंट पता होना चाहिए कि इनर मेम्ब्रेन सरफेस विल बिकम मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड के मुकाबले में। ये जो चेंज है इंतहाई मुख्तसर होता है, दिस चेंज इज़ सो ब्रीफ, इंतहाई, ये क्या चेंज जो है, ये चेंज हमने क्या बताया, इट इज़ सो ब्रीफ, यानी ब्रीफ इस हद तक हो सकता है, आप कह सकते हो आ मिली सेकेंड, यानी इंतहाई कम होता है, इंतहाई कम से मुराद क्या है, आप मिली सेकेंड ये चेंज जो होगा इतना होगा। इसमें एक सिर्फ पोर्शन जो होता है ना किस चीज़ का, न्यूरॉन का, वो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में आता है, यानी अ पोर्शन ऑफ न्यूरॉन इज इन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेट में आएगा इस सूरत में। यानी इस तरह से अगर हम डायग्रामेटिकली शो करें तो ये आपके सामने क्या है, व्हाट इज़ दिस, नॉन माइलिनेटेड फाइबर है, ये इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने शो किया, ये देख सकते हैं, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव। तो अब देखें कि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा रफली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव, और ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो ये क्या आपके पास आ गया, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये सारा का सारा क्या था आपके पास, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या आपके पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। फिर इस तरह से जब ये नर्व इम्पल्स आगे जाएगी तो नतीजा क्या होगा कि ये दोबारा रेस्टिंग में जाएगा, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, इसका ब्रीफ पार्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर। इस तरह से ये फिर मजीद आगे जाएगा एंड सो ऑन, ये सिलसिला यूँ आगे जाएगा। दिखा देते हैं एक और डायग्राम में सिस्टमेटिकली ये सिलसिला चल रहा है, देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पे क्या हो गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया ये दोबारा, और ये क्या हो गया आपके सामने आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव। तो ये पार्ट अब क्या होगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये इसका क्या हो चुका है दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये पहले क्या था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एंड सो ऑन। आप देखते जा रहे हैं कि नर्व इम्पल्स जो थी वो क्या है, मूव कर रही है, इसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, इसमें मूवमेंट ऑफ आयंस यहाँ पर होगा। तो लिहाजा ये ब्रीफ इंस्टेंस यानी जो भी होगा वो ब्रीफ इंस्टेंस के लिए होगा, पार्ट ऑफ द न्यूरॉन होगा, इसमें क्या होगा, दैट इज इन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चला जाएगा। अब आपने स्टूडेंट इसके क्या बताने फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं किस में, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल फैक्टर्स जो कि किस में है, इन्वॉल्व इन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें फैक्टर्स के बारे में अब आपने बताना है। तो मेजर फैक्टर्स इसमें कौन से हैं, मेजर
फैक्टर्स। मेजर फैक्टर्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको पता, सोडियम एंड पोटाशियम आयंस मूवमेंट्स ही होते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम आयंस मूवमेंट, ये इसके मेजर फैक्टर्स में शामिल है। सबसे पहले आपने किसके बारे में बताना होगा, यानी ये तो आपके इसके क्या है, मेजर फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले जो हम बताएंगे कि पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज एसोसिएटेड, पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स इज एसोसिएटेड, किससे एसोसिएटेड है ये आपको मालूम हो, विद इंक्रीज इन परमिएबिलिटी, with increase in permeability, increase in permeability of किस चीज़ के आयंस होंगे, ऑब्वियसली आपको पता हो किस चीज़ के, सोडियम आयंस। सोडियम आयंस जो होंगे कहाँ मूव करेंगे, याद रखना, मूविंग इनवर्ड्स। कहाँ मूव करेंगे, इनवर्ड्स ये मूव करेंगे। नतीजा क्या होगा, ये अपसेट कर देंगे पोटेंशियल मोमेंटेरिली, ये क्या करेंगे, अपसेट किस चीज़ करेंगे, अपसेटिंग दी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल को क्या करेंगे, ये मोमेंटेरिली क्या कर देंगे, ये अपसेट कर देंगे पोटेंशियल को मोमेंटेरिली, और मेकिंग इनसाइड मोर पॉजिटिव, मेकिंग इनसाइड मोर पॉजिटिव देन आउटसाइड, किसके मुकाबले में, बाहर के मुकाबले में। तो इसमें ख़ास किस्म के गेट्स का आप रेफरेंस देते हो, जिसको आप नाम देते हो क्या, सोडियम गेट्स। यानी इसको आपने नेशनल बुक फाउंडेशन में किस रेफरेंस से स्टडी किया है, नेशनल बुक फाउंडेशन में आप कहते हो इसको वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स, वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी, ये भी इसको नाम दिया जाता है, किसको, सोडियम गेट्स को आप वोल्टेज रेगुलेटेड। यहाँ से क्या होता है, इंक्रीज होती है परमेबिलिटी, ये किस वजह से होती है, ये इन स्पेसिफिक पोर्स, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक पोर्स होते हैं, इसकी परमेबिलिटी यहाँ से बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर किस चीज़ की, आपको मालूम हो कि इंक्रीज द परमेबिलिटी ड्यू टू ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर्स इन द मेम्ब्रेन, ये सोडियम गेट्स है, ये ओपन हो जाएंगे। सोडियम गेट्स क्या हो जाएंगी, ये फिर इसकी वजह से क्या होंगी, ये ओपन हो जाएंगे। जब सोडियम गेट ओपन होंगे तो सोडियम आयंस जो है रश करेंगे, रश का मतलब तेज़ी से आएंगे इनटू द न्यूरॉन, यानी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड कंसंट्रेशन सोडियम की हमने पहले बताया ज़्यादा थी, तो सोडियम आयंस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आएगी, तो मैकेनिज्म क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लो क्या होगा, बाय डिफ्यूजन। यानी यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो कि आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। यानी इसमें क्या होगा कि सोडियम आयंस जो होंगे, सोडियम आयंस ये रश करेंगे, इनटू द न्यूरॉन, इनटू द न्यूरॉन बाय किस प्रोसेस के ज़रिए, याद रखिएगा, डिफ्यूजन के ज़रिए। ओके, और साथ साथ एक और अहम पॉइंट वो भी आपने याद रखना है, सम पोटाशियम मूव्स आउट, सम पोटाशियम आयंस मूव आउट। ये हमने क्या, थोड़े से रश करने का मतलब बहुत ज़्यादा सोडियम आयन तेज़ी के साथ फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आएगी, किस वजह से, इन स्पेसिफिक पोर्स यानी सोडियम गेट्स के ऊपर होने की वजह से। दूसरी तरफ कुछ पोटाशियम आयंस, सम पोटाशियम आयंस मूव आउट एज वेल। तो नतीजा क्या होगा इसका नतीजा होगा कि चार्जेस क्या होंगे, रिवर्स हो जाएंगे, डीपोलराइजेशन इसी को कहते हैं। यानी चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चार्जेस ये रिवर्स्ड, चार्जेस रिवर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि इन साइड जो होगा, यानी इनर साइड जो होगा किसका, न्यूरॉन मेम्ब्रेन का, मोर पॉजिटिव होगा,
यानी इसका जो इनर साइड है ऑफ मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मोर पॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा, मोर पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर इसी तरह से किसके मुकाबले में, आउटर सरफेस के मुकाबले में, आउटर सरफेस क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि आउटर सरफेस विल बिकम मोर नेगेटिव। आउटर साइड क्या हो जाएगा ऑफ द मेम्ब्रेन विल बिकम मोर नेगेटिव। चार्जेस आर रिवर्स का मतलब ये होता है, ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि चार्जेस रिवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा। अब इसमें ये अब जो ख़ास तौर पर ये हम बताएंगे कि नर्व इम्पल्स का जो गुजरना है, यानी एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है के दौरान न्यूरॉन जो है कंडक्ट किस चीज़ को कर रहा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान, तो याद रखिएगा ये कंडक्ट किसको करता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है। यानी आप कह सकते हैं ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान न्यूरॉन कंडक्ट व्हाट, इम्पल्स। किस चीज़ को कंडक्ट करता है, ये इम्पल्स को कंडक्ट करता है। ठीक है जी, ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो। और इसमें आपको एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यूज़ के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये क्या, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो होगा वो कितना होगा, चेंज जो उसमें आएगा, डिपोलराइजेशन जब होगी तो एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ कितना होगा, दैट इज प्लस में जाएगा 0.05 मिली, ये क्या होगा, वोल्ट। ओके, ये वोल्ट्स होगा और प्लस 50 मिली वोल्ट। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये जो चेंजेस हैं ये कंटिन्यू रहती है। नतीजा क्या होता है कि एक न्यूरॉन के एंड से शुरू होती है और जब तक आगे चलकर यहाँ पे आगे पहुँचकर ये साइनेप्स पे ना पहुँच जाए तो ये कंटिन्यू रहती है। जैसे गन से हम कहते हैं ना, एक दफ़ा ट्रिगर कर देगी गन तो ब्लड निकलेगी अपने टारगेट तक जाएगी, सेम यही सिचुएशन होती है। जब एक दफ़ा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक्टिवेट कर देता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को और ये मूव करना शुरू होती है फ्रॉम वन एंड ऑफ द न्यूरॉन, ये दूसरे एंड तक जाएगी जहाँ तक साइनेप्स ना पहुँच जाए। ठीक है जी, इस तरह से ये सिलसिला यूँ चलता है। तो लिहाजा अब आपको इसमें मज़ीद क्या बताना है, रीपोलराइजेशन, यानी इसमें रिकवरी अब कैसे होगी। हम आएंगे किसकी तरफ, रिकवरी की तरफ, फिर एंड में हमने इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देनी होगी। क्या बताना है इसमें, रीपोलराइजेशन और रिकवरी। रीपोलराइजेशन, इसको और क्या कहते हैं, रिकवरी। ओके, अब इसमें देखिए कि जैसे ही हम बताते हैं कि पैसेज हो जाती है नर्व इम्पल्स की, सून आफ्टर दी, इस तरह बताएंगे, सून आफ्टर दी पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, जैसी नर्व इम्पल्स गुजरती है यानी ये क्या होगा कि द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसके क्या होगा, इज रिस्टोर्ड। ये दोबारा से क्या होता है, रिस्टोर होता है। ये किसकी वजह से होता है, रिस्टोर जो होता है बाय, ये ख़ास पॉइंट है, बाय द मूवमेंट ऑफ, कौन से आइन हो गए, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आपको पता हो, बाय द मूवमेंट ऑफ व्हाट, पोटेशियम आइंस। पोटेशियम आइंस होंगे, ये क्या होंगे, किस तरफ मूव करेंगे, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ये सारे एमसीक्यूज हैं आपके, मूविंग आउट यानी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसकी वजह से क्या होगा, ये क्या कॉज करेगा,
रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन कहलाता है, इसको रीपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, किसकी रीपोलराइजेशन, किस चीज़ की है? रीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन। ओके, अब इसमें जो दूसरी तरफ बात चली जाती है कि चलो ये तो हमने बताया वजह बन रही है, ग्रेजुअली आपने देखना पोलराइज स्टेट में आने के लिए एक और अहम चीज़ इसमें होती है कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है, सोडियम पोटाशियम पंप की जब हम बात करते हैं ना, यानी सोडियम और पोटाशियम आयंस का जो पंप होता है, ये रिस्टोर करता है, रिस्टोर करेगा किस चीज़ को? रिस्टोर ओरिजिनल आयनिक ग्रेडियंट को, यानी आयंस की क्या करेगा? आयंस के ग्रेडियंट को इसने क्या करना है? रिस्टोर करता है, रिस्टोर करता है। और फिर क्या होता है इसमें इन एंड तो क्या मिलेगी आपको? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसको आप दूसरा नाम क्या देते हो? ये हमने बताया था, क्या होगा इसको, क्या कहेंगे? रिकवरी देती है, इसको हम रिकवरी का नाम देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिकवरी। तो याद रखना स्टूडेंट्स के जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ना, जो जिसमें माइलिन शीथ पाई जाती है, ये आपको पता है कि ये न्यूरॉन है, फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन का एक पार्ट हमने शो किया, ये इसमें हम क्या शो कर रहे हैं? माइलिन शीथ शो कर रहे हैं। तो इसमें आपको पता है माइलिन शीथ क्या होती है? इंसुलेटिंग का काम करती है, इम्परमिएबल टू आयंस होती है। तो इसमें नोड जो नर्व इम्पल्स जो ट्रेवल करती है, नोड टू नोड ट्रेवल करती है। इस किस्म की कंडक्शन को आप क्या कहते हैं? इस किस्म की नर्व इम्पल्स को जो पैसेज हो रहा है, इसको साल्टेटरी इम्पल्स का नाम दिया जाता है। दैट इज टेक्निकली कॉल्ड व्हाट? साल्टेटरी इम्पल्स। ये साल्टेटरी इम्पल्स कहलाती है। ओके, ये नोड टू नोड हमेशा ट्रैवल करती है। तो हमने क्या बताया कि ये इसका क्या है? नोड है, ये इसका क्या है? नोड टू नोड मूव करती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर में आपको मालूम हो कि नॉर्मल स्पीड कितनी होती है नर्व इम्पल्स की? नॉर्मल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, और जो मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है वो कितनी है? 120 मीटर्स पर सेकेंड रिकॉर्ड की गई। ओके, ये आपको क्लियर हो पॉइंट। फिर इसमें एक दो चीज़ें और भी हैं जो कि अभी मैं ग्राफिकली आपको उसको शो करता हूँ, जिसमें हमने उसको एलेबरेट भी करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, और इसमें हाइपर पोलराइजेशन भी उसमें, क्योंकि ग्राफिकली थोड़ा सा उसमें शो किया गया पंजाब टेक बुक बोर्ड में, इसलिए आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। नेशनल बुक फाउंडेशन में तो बड़ी डिटेल से दिया है, लेकिन हमने उसको खाली सुपरफिशियली देखना है कि इसमें ये बेसिकली इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है और इसमें हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। तो इसको हम अब ग्राफिकली थोड़ा सा शो करते हैं। रिप्रेजेंटेशन इस तरह से स्टूडेंट हमने इसको शो करना है। ठीक है, ये इसमें हमने यहाँ पे शो करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये क्या शो कर रहे हैं हम? मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया आपके पास। ठीक है जी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये मिसाल के तौर पर ये वैल्यू शो कर रही है यहाँ पे। ये आपके पास ये किस में शो करेंगे? इन मिलीवोल्ट। ओके, ये क्या आपके पास आ गया? 50 मिलीवोल्ट। इसी तरह से ये हम इस पॉइंट पर आते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं ये क्या है? ये 0 है। फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये क्या है? इसका -70 मिलीवोल्ट। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? -70 मिलीवोल्ट है। तो इसमें हमने कुछ 3 वैल्यूज़ बस मैक्सिमम शो की है इसमें। ओके, अब यहाँ से हमने क्या है कि इस एक्सिस पे हमने क्या शो करना है? टाइम शो करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है सर? ये टाइम जो है बेसिकली क्या है? ये टाइम आप किस में लेते हैं? इन मिली सेकेंड्स में। ये आपके पास टाइम आ जाता है मिली सेकेंड्स। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल मिली वोल्ट में, और टाइम किस में आ रहा है?
मिली सेकेंड्स में आ रहा है। अब इसमें इसको थोड़ा सा हमने शो करना है, यहाँ तक लाएंगे हम, यहाँ तक लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या शो करना है, यहाँ पे स्टिमुलस आ रहा है, यहाँ पे स्टिमुलस ने ऐड करना है। स्टिमुलस जो ऐड करेगा ये थोड़ा सा इसमें हम शो कर रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बेसिकली। ये क्या चीज़ है बेसिकली, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसमें आप देखें ये चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, दिस चेंज इज़ व्हाट, ये बेसिकली ये क्या है, ये हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, ये स्टिमुलस, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाता है ये, ठीक है जी, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कराएगा। तो ये फिर इसमें चेंज करेगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, इस हद तक ये चेंज करेगा कि ये फिर किस में आगे जाकर इसने किस में कन्वर्ट हो जाना है, इनटू एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ये देखिए ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और फिर ये ग्राफ देखिए नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा, और इसको हम इस तरह शो कर देते हैं, ग्राफ में नीचे आएगा और थोड़ा सा और नीचे आने के बाद भी स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो ये को ग्राफ जो नीचे की तरफ आ रहा है ये भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो बेसिकली ये जो हमने शो किया है, यहाँ से क्या ट्रिगर हो गया है, यहाँ से ट्रिगर हुआ है इसका एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या हुआ है, ट्रिगर हो गया है। इसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, डी पोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन होता है, किसकी वजह से होता है ये भी पता हो, दैट इज़ मेनली ड्यू टू सोडियम आयंस। तो लिहाजा ये जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, व्हाट इज दिस एक्टिव मेम्ब्रेन, ये पोटेंशियल को ये जाहिर करता है, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। और ये यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और ये आपके पास क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी ये पोलराइज स्टेट थी, ये दोबारा से आपके सामने दोबारा क्या बन रही है, ये यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये और ये बेसिकली यहाँ पे रीपोलराइजेशन हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज़ व्हाट, रीपोलराइजेशन। और ये मेनली किसकी वजह से होती है, ये आपको पता है, पोटेशियम आयन की वजह से होती है। तो लिहाजा यहाँ पे जब आप ग्राफ बिल्कुल इसके यूँ पैरेलल पहुँच जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से जनरेट हो गया। और ये ग्राफ नीचे की तरफ ले जा रहा है, इसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, हाइपर पोलराइजेशन का नाम देते हो। ये देख सकते हैं ना, ये किस वजह से थे, ड्यू टू डिले इन द ओपनिंग ऑफ द पोटेशियम गेट। ये पोटेशियम गेट के खुलने में ताख़ीर की वजह से क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होता है। ओके जी, तो इस तरह ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पे एक्ट करता है तो चेंज आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिससे ट्रिगर हो जाता है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। डीपोलराइजेशन होती है, सोडियम आयंस होते हैं अरेस्ट करते हैं किधर से, सोडियम गेट से, जिसको वोल्टेज रेगुलेटेड गेट्स कहते हैं। फिर किधर तक जाता है, ये प्लस में 50 मिली वोल्ट तक, और उसके बाद ये रीपोलराइजेशन होती है जिसमें मेनली क्या होता है, सोडियम आयंस की वजह से होती है, तेज़ी से मूव करते हैं। साथ साथ पैरेलल क्या चल रहा होता है, सोडियम पोटाशियम पंप जो कि रीस्टोर करता है आयंस की ग्रेडियंट्स को, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोबारा से रीजनरेट होता है। लेकिन इस दौरान चूँकि डिले होता है पोटेशियम गेट्स के किस में क्लोज होने में, ओपन होने में, तो लिहाजा ये हाइपर पोलराइजेशन इस वजह से ये बिल्टअप होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है किस चीज़ की, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की। तो जहाँ तक ये इसमें रिफ्रैक्टरी पीरियड का ताल्लुक है, तो ये आपके सामने क्या आ जाता है कि जब रीस्टोर हो रहा होता है ना, ये इसमें आयंस होते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाने की जब रीस्टोरेज हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप मेनली रोल प्ले कर रहे होते हैं ताकि आयंस ग्रेडियंट वापस किस पे आ जाए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। और ये ओवरऑल क्या कहलाता है, ये जहाँ पे कोई नर्व इम्पल्स ना गुजर रही हो तो उसे आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड का नाम देते हैं। तो उसका टाइम ड्यूरेशन नेशनल बुक फाउंडेशन में दिया है 0.4, क्या है, तकरीबन 4 मिली सेकेंड ओवरऑल टाइम लगता है। तो मिली सेकेंड, मिली मतलब 1000 इसका मतलब ये हुआ जब रिफ्रैक्टिव पीरियड जिसमें कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजरी, फिर एक नर्व इम्पल्स गुजरेगी, फिर रिफ्रैक्टिव पीरियड आएगा, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में तकरीबन 250 इम्पल्सेस गुजर सकती हैं। रिफ्रैक्टिव पीरियड के हिसाब से आप उसको बता सकते हैं।
इसमें और स्टूडेंट मज़ीद जो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि जो स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स की जैसे हमने बात की, यहाँ पे हमने माइलिनेटेड नर्व फाइबर की बात की, तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स जो होता है वो इंतहाई स्लो होता है। रीज़न क्या होती है, उसमें माइलिन शीट नहीं होती, तो लिहाजा कंटिन्यूसली क्या होता है, आयन एक्सचेंज होता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो आती हैं वो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन कंटिन्यूसली आती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा कि इंतहाई स्लो 1 to 3 1 से 3 मीटर पर सेकंड जो थी स्पीड होती है किसकी, दैट इज नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर की, माइलिनेटेड की स्पीड ज़्यादा है। तो ये भी आपको क्लियर हो, उसकी रीज़न भी बताते हैं, क्या रीज़न हो सकती है, कई रीज़न्स आप बताते हो। एक तो सबसे पहले डायमीटर, जितना डायमीटर ज़्यादा होता है न्यूरॉन का फाइबर का, उसमें उतना ही रेजिस्टेंस कम होता है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लिहाजा इस वजह से क्या होता है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होती है, रैपिड होती है। तो ये भी इसकी एक आपको रीज़न। इसी तरह से जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर माइलिन शीट है, माइलिन शीट क्या काम करती है, इंसुलेटर का काम कर रही होती है। इसमें इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, एनर्जी भी कम से कम लॉस होती है, तो लिहाजा इसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की स्पीड क्या है, ज़्यादा होती है। ये भी इसकी रीजंस में शामिल है। तो लिहाजा स्टूडेंट जितना रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में कम होता है उतना रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स ज़्यादा होता है। तो जितना चौड़ा होगा ये उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, रेट ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होगा, जितना डायमीटर कम होगा उसका रेट ऑफ कंडक्शन भी उतना ही कम स्लो होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। तो बहरहाल ये भी 7 पॉइंट्स एडिशनल आपने नोट करने होंगे जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। तो बहरहाल ये आपने क्या देखा, आज हमने किस चीज़ को सम अप किया है, नर्व इम्पल्स को, इसके की पॉइंट्स आपने क्रिटिकली देखने हैं और उनको समझना है, उनको देखना है, उनको क्रिटिकली देखना है ताकि आपको हर पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट हम साइनेप्स कंप्लीट करने के बाद हम आगे चलेंगे और फिर जो अगले इसके यूनिट्स के जो टॉपिक्स हैं उनको हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है इसी से। तो इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए फिर इजाज़त। बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हों आप ज़रूर नोट कीजिएगा, उसको आप डिस्कशन सेशन में डिस्कस करें और ताकि आपकी क्यूरीज जो है सॉल्व हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।